क्या होता है जब कोई राजनीतिक ताकत अपने ही गढ़ में अचानक ढह जाती है? ये सिर्फ एक चुनावी हार की कहानी नहीं है, ये एक राजनैतिक भूस्खलन का विश्लेषण है। और ये दिखाता है कि जमीन पर वोटर्स का भरोसा कितनी तेजी से बदल सकता है। हमारी पड़ताल इस एक नंबर से शुरू होती है, 3.79%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली का सबसे अहम सुराग है। एक ऐसा सुराग जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के पतन की पूरी कहानी कहता है। चलिए इस कहानी को जमीन पर लाते हैं। हम बात कर रहे हैं मेघालय के सलमानपारा विधानसभा क्षेत्र की, और वो 3.79% का आंकड़ा, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर था। जी हां, देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक का। एक ऐसा नतीजा जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इस पतन की चीर-फाड़ शुरू करते हैं, एक पॉलिटिकल ऑटोप्सी कह सकते हैं। ये समझने के लिए कि इतनी बड़ी हार की असल वजह क्या थी, हमें हर पहलू को बहुत बारीकी से देखना होगा। एक एक करके हर परत को हटाना होगा। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जीतने वाली पार्टी एनपीपी को 41% से भी ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस को 4% से भी कम, मतलब 10 गुने से भी ज्यादा का फासला। साफ है कि कांग्रेस सिर्फ हारी नहीं, वो तो मुकाबले में कहीं थी ही नहीं। ये एक राजनीतिक सुनामी थी जिसने पार्टी के आधार को ही बहा दिया। तो जब ऐसी कोई बड़ी हार होती है तो एक राजनीतिक रणनीतिकार करता क्या है? वो एक डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड तैयार करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बीमारी के लक्षण देखकर रिपोर्ट बनाता है, या एक जासूस सुरागों को जोड़कर केस की तह तक पहुंचता है। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि वोट कैसे बुरी तरह से बंट गया। एक बड़ा हिस्सा एनपीपी ले गई, फिर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपना हिस्सा लिया, और कांग्रेस के लिए क्या बचा? बस एक छोटा सा टुकड़ा। इससे पता चलता है कि पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो पूरी तरह से बिखर गया था। और फिर आता है ये आंकड़ा 87.33%। ये उस चुनाव का वोटर टर्नआउट था। ये बहुत बहुत ज्यादा है। इसका एक ही मतलब है, लोग उदासीन नहीं थे, वो घरों में नहीं बैठे थे। वो बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने सोच समझकर एक सचेत निर्णय लेकर कांग्रेस को नकारा। ये उदासीनता नहीं, ये सक्रिय अस्वीकृति थी। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए विश्लेषण को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक, पार्टी की अंदरूनी हालत क्या है, और दूसरा, बाहर का राजनीतिक माहौल कैसा है। इसे ऐसे समझिए, एक होता है इनसाइड स्कैन, यानी पार्टी अपनी मशीनरी की सेहत जांचती है। क्या उम्मीदवार चुनने का तरीका सही था, बूथ मैनेजमेंट कैसा था। और दूसरी तरफ है आउटसाइड स्कैन, यानी बाहर के मौसम का हाल देखना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक माहौल कैसा है, वोटर्स के मन में असल में चल क्या रहा है। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा का सम्मान सबसे ऊपर है। लोगों की आवाज सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का आधार है। तो इस पूरे विश्लेषण से तस्वीर क्या बनी? पार्टी की ताकत क्या थी? उसका गौरवशाली इतिहास। लेकिन कमजोरी, जमीन पर संगठन पूरी तरह बिखर चुका था, वोट शेयर 0 के करीब था। अवसर क्या था? मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन खतरा यह था कि दूसरी पार्टियां उस गुस्से को भुनाने के लिए ज्यादा तैयार बैठी थीं। और यहां हम हार की असली वजह तक पहुंचते हैं। जब पार्टी अपनी अंदरूनी कमजोरियों में उलझी थी तो वो आम लोगों की आवाज सुनने में नाकाम रहे। लोगों के असल मुद्दे क्या थे? बेहतर सड़कें, बिजली, अच्छे अस्पताल, युवाओं के लिए नौकरियां और सुरक्षा। ये वो बुनियादी जरूरतें थीं जिनके बारे में लोग बात कर रहे थे और जिन्हें अनसुना किया गया। तो ठीक है, समस्या का पता चल गया। अब बात करते हैं समाधान की। किसी भी चीज को जमीन से दोबारा खड़ा करने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट, एक नक्शे की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि इस पार्टी को जीरो से हीरो बनाने के लिए क्या योजना प्रस्तावित की रही। ये कोई हवाई योजना नहीं है, ये एक पूरी तरह से समय पर आधारित सुनियोजित रणनीति है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों को सुनना शुरू करो और बूथ कमेटियां बनाओ। 60 दिन पहले छोटे छोटे गांवों में मुद्दों पर रैलियां करो। 30 दिन पहले घर घर जाकर लोगों से मिलो, और आखिर में चुनाव के दिन वोटरों को बूथ तक पहुंचाओ। ये दिखाता है कि आधुनिक चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित योजना से जीते जाते हैं। और ये योजना सिर्फ पुराने जमाने के तरीकों तक सीमित नहीं है, ये आज की सच्चाई को समझती है, जहां राजनीतिक बातचीत अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर होती है।
इस रणनीति में इन नए जरियों का इस्तेमाल करके मतदाताओं तक, खासकर युवाओं तक पहुंचने पर जोर दिया गया है। ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है। आज की राजनीति अब सिर्फ अंदाजे या भावनाओं का खेल नहीं रही। ये धीरे धीरे एक तरह की प्रिसीजन इंजीनियरिंग यानी सटीक इंजीनियरिंग बनती जा रही है। इस नए नजरिए को एक नाम दिया गया है, पॉलिटिकल न्यूरल ओएस। इसका मतलब सीधा सा है, सर्वे की जानकारी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके एक ऐसी चुनावी रणनीति बनाना जो बिल्कुल सटीक निशाने लगाए। ये राजनीति को अंदाजे के खेल से निकालकर साइंस और इंजीनियरिंग के दायरे में लाने की कोशिश है। लेकिन जब हम डेटा की बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और सहमति सर्वोपरि है। डेटा का इस्तेमाल लोगों की भलाई और बेहतर शासन के लिए होना चाहिए, उनकी निजता का उल्लंघन करने के लिए नहीं। और ये एक लाइन इस पूरे नए मॉडल का सार है। आप नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करें, वे सटीक राजनीति संभाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि नेता का काम है जनता से जुड़ना और एक विजन देना, जबकि डेटा, रणनीति और जमीनी क्रियान्वयन का काम विशेषज्ञों की एक टीम पर छोड़ दिया जाता है। और अंत में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या यही शासन का भविष्य है, जहां चुनावी जीत डेटा और सिस्टम के जरिए तैयार की जाती हैं? क्या इससे बेहतर नीतियां बनेंगी और लोगों की समस्याओं का सच में समाधान होगा, या ये राजनीति की मानवीय आत्मा को ही खत्म कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 800-424-1602. Purpose beyond politics.